So, Jai Hind everyone, welcome back to our current affairs classes. First, we will study that the topic that we are going to cover. पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, सेंटर है गिवन नॉड फॉर द केरल और ये केरला में बनने वाला है, के से केरला एंड हाई स्पीड रेल हम बनाने वाले हैं. अभी तक काफी इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि केरला मैक्सिमम इट इज इन द वेयर वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट एरिया, इसी के लिए वहाँ पे विरोध चलता रहता है. तो दैट इज द मेन रीजन. उसके सिवा और भी रीजन था, जैसे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट नया बनता है रोड के लिए, रेल के लिए, तो आपको जमीन अधिग्रहण करना पड़ता है, एक्वायर. तो जिसका जमीन जाता है वो थोड़ी देगा. सामने बन रहा है रोड के सामने कुछ कंस्ट्रक्शन, अब उस शॉप के सामने ही बना रहे हैं तो शॉप बंद हो जाएगी ना. बंद करवा दें, एकदम अंधेरा फिर होने लगेगा यहाँ के बाद. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट वी विल स्टडी दैट द आंध्र प्रदेश के विलेज में जहाँ पे यूरेनियम का कुछ रिजर्व मिला है. व्हाट इज द यूरेनियम? विस्फोटक में तो यस. किस विस्फोटक में? पटाखा में न्यूक्लियर बम बनता है, उससे एटम बम बनता है. तो फॉर दैट तो यूरेनियम वहाँ पे स्टडी चल रहा था, तो टेस्टिंग को ही लेके अभी गांव वालों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है. यूरेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि नेचुरल उसका जो आइसोटॉप 235 होता है वो नेचुरल रिएक्शन करता है. यूरेनियम क्या है? यूरेनियम से हम फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं. दो तरीके का रिएक्शन होता है, वन इज द फ्यूजन एंड अदर इज द फ्यूजन. जो सन में है वो कौन सा रिएक्शन होता है? सन में सन फ्यूजन, नॉट फ्यूजन. फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन बम फ्यूजन से बनेगा और एटम बम जो बनाते हैं वो हम फ्यूजन से बनाते हैं. फ्यूजन ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू द फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब तोड़ रहे हैं, बड़ा पार्टिकल है, तोड़ रहे हैं, तोड़ने से भी एनर्जी निकलेगी. और जब आप दबा के किसी चीज को एक में बनाते हैं, दो को, तो भी बहुत एनर्जी रिलीज होती है. दोनों में एनर्जी रिलीज होगी एंड वो जो होता है वो चैन रिएक्शन होने लगता है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद वो रिएक्शन खुद होने लगेगा. रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब तक फ्यूल है तो रिएक्शन होता रहेगा. तो ऐसे में एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. जैसे सन में हाइड्रोजन बम का क्या है, यही है ना कि उसमें अगर एक बार फ्यूजन हो गया तो लगातार अगर रिएक्शन होगा तो लगातार एनर्जी होगी. जैसे होता है ना, आप पटाखा वाला कौन सा होता है जो लगातार एक बार आप आग लगाते हैं वो लगातार बहुत देर तक जलता है, एक से कनेक्टेड होता है. क्या होता है? तो वही यहाँ पे उसी टाइप का होता है. जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. फ्यूजन रिएक्शन में चेन रिएक्शन होता है और ये ऐसे मटेरियल्स होगा. फ्यूजन खासकर यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है. व्हाट मीन्स द रेडियो एक्टिव? अभी साइंस पढ़ लिया ना, बेसिक साइंस. क्या बताया था? अपने आप रेज एमिट होती हैं सेल्फ, और फिर उस जैसे गामा रेज होगा, अल्फा रेज होगा, ये सब अपने आप रेडिएट होते हैं. दैट इज द क्या रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं. तो उसी को लेके विरोध हो रहा है. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. देन वी विल सी दैट द शेयरिंग रिसोर्सेज, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया एंड श्रीलंका में क्या दिक्कत है. इंडिया और श्रीलंका के बीच में सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट है वो किस बात को लेके है? फिशर्स मैन को लेके है. हम लोग उनके में चले जाते हैं, पूरा उनका फिश, और हम लोग बॉटम ट्रॉलिंग हमारे फिशर्स यूज करते हैं, उसका श्रीलंका विरोध करता है. ये पढ़ा है, पहले पढ़ा है हम लोगों ने. कच्चा थीवू एक जगह का नाम था जिसको लेके भी डिस्प्यूट है, जिसको इंडिया ने एक 1974 में एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो हमने श्रीलंका को दे दिया था. ठीक है. वेस्ट बैंक हमको मिला था. वेस्ट बैंक कन्याकुमारी के नीचे है और जो कच्चा थीवू है वो कहाँ पे है? रामेश्वरम के पास है. इसी पे डिस्प्यूट था 1974 तक. डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने कच्चा थीवू को दे दिया श्रीलंका को, और वेस्ट बैंक जो आया कन्याकुमारी के नीचे वो हमारे पास आ गया. आप अगर ऐसे मैप देखेंगे, श्रीलंका यहाँ है ना, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है. रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब वो खुद रेडिएशन
एमिट करेगा, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये सब होते हैं। इनके आपने कितना पॉइंट होता है? गामा रेज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नो इलेक्ट्रॉन, नो प्रोटॉन, वो सिर्फ एनर्जी होता है। एंड व्हाट अबाउट द अल्फा रेज? व्हाट अबाउट द बीटा रेज? साइंस आप लोग रिवाइज कीजिए, साइंस का क्लासेज हो चुकी हैं, ये सब पढ़ाया होगा। ओके, शेयरिंग रिसोर्सेज, दैट इज विद द इंडिया श्रीलंका रिलेशन। फिशर्स को लेके जो लड़ाई चल रही है, हमारे फिशर्स उनके, क्योंकि समंदर के अंदर पता नहीं चलता कि कौन बॉर्डर है। यहाँ से आप देवरिया जाएंगे तो पता चल जाएगा गोरखपुर आपने छोड़ दिया, वहां लिखा होगा अब आप देवरिया में आ गए, होता है ना, आपको पता चल जाता है। लेकिन समंदर के अंदर इतना बड़ा वास्ट है, वहां कुछ नहीं होता है। तो कब एक नेशन के लोग दूसरे नेशन के टेरिटरी में पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और खासकर पास पास हो। तो इंडिया श्रीलंका के बीच में यही डिस्प्यूट है कि हमारे फिशर्समैन उनके वहां चले जाते हैं और वहां की जो पुलिस है कोस्टल गार्ड वाली, वो उनको अरेस्ट करती है, तो उसको लेकर डिस्प्यूट होता रहता है। तो ये हम आज इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ब्रिक्स समिट अभी हुआ है। कहां पे हुआ है ब्रिक्स समिट? कजान इनटू द रशिया, अभी हाल ही में हम लोग पढ़ रहे थे, अक्टूबर में ही हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इंडिया ईरान के बीच में, दोनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में मुलाकात हुई और कुछ डिस्कशन हुआ है। तो उसमें इंडिया ईरान के बीच में क्या क्या पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट का मतलब फ्यूचर में हम किस किस एरिया में काम कर सकते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट ऑन द न्यू कोस्टल जोन प्लान फॉर द केरला। अभी केरला के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है नियर अबाउट 10, उनके बारे में हमने कोस्टल जोन कैसे उसको मैनेज करेंगे उसका प्लान है। कोस्टल जोन को रेगुलेट करने के लिए वी हैव द नोटिफिकेशन, हमारे पास रूल्स है और उसी के थ्रू हम लोग उसको गवर्न करते हैं। जैसे कोस्टल एरिया सेंसिटिव होता है, वहां पे तो आप है नहीं कि आप समंदर के किनारे कहीं पे भी जाके घर बना देंगे, क्योंकि वहां पे तो एक जान माल की भी तो खतरा होती है जब आपका वेव आएगा। दूसरा है कि कोस्टल जोन काफी सेंसिटिव होता है। मैनग्रोव का नाम सुना आप लोगों ने? मैनग्रोव, मैनग्रोव जो पानी के अंदर जो वृक्ष होते हैं मैनग्रोव, उनके जड़ें काफी फैली होती हैं, आप देखते होंगे। तो मैनग्रोव वो पाए जाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कोस्टल एरिया के लिए। तो हम कोस्टल एरिया जो रेगुलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द मेजर चैलेंज फेस बाय द इंडियन सिटीज। अर्बनाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है ना अर्बनाइजेशन। लोग गांव से शहरों में आते हैं, काफी तेजी से पलायन करते हैं, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे अच्छी होती है उसके लिए, और भी डिफरेंट रीजन होता है, लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे अच्छा होता है, कोई भी सर्विस इजीली अर्बन एरिया में अवेलेबल होते हैं। लेकिन इंडिया का अर्बनाइजेशन यूके के अर्बनाइजेशन या जो भी यूरोपियन कंट्रीज है उनसे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? वहां पे अर्बनाइजेशन के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, तो लोग जो शहर में आते हैं जॉब मिल जाता है। यहाँ पे लोग जॉब ढूंढने के लिए शहर में आए, शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, दुकानें ही बस हैं। कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री होगा तब तो ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को काम देगा। शॉप पे कितने लोग हो सकते हैं? 2-4 लोग, हर शॉप पे इतने ही होंगे। इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहां पे ज्यादा लोगों की नीड होती है। तो हम बुला तो लोग आ तो जा रहे हैं अर्बन एरिया में, एक तो उनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो घर अच्छा नहीं मिलेगा, घर अच्छा नहीं मिलेगा तो स्लम में जाएंगे, स्लम में जाएंगे तो स्लम का जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, तो वहां पे बीमारियां होती हैं। तो इंडिया में जो इंडियन सिटीज को लेके जो इश्यू आ रहा है उसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। उस पर एक क्वेश्चन भी आज दूंगा मेंस का, आपको लिखना होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1, ये 3 नहीं है, 1 का पार्ट है अर्बनाइजेशन। 3 में भी ये आता है। 3 में जो अर्बन इकोनॉमी है वो जीएस पेपर 3 में आएगा, लेकिन अर्बनाइजेशन जो सोसाइटी से रिलेटेड है वो जीएस पेपर 1 का जो सोसाइटी सेक्शन है उसमें आएगा। जीएस पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक है सब्जेक्ट मेंस में? पहला हिस्ट्री, दूसरा सोसाइटी, तीसरा ज्योग्राफी, 3 है, ठीक है। देन वी विल सी दैट द साइबर स्कैम्स यूज सोशल इंजीनियरिंग एंड मैलिशियस एप्लीकेशन टू द स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है पैसा उड़ा ले जाना यूजर्स। आजकल आप देखिएगा कि आप ऐप भी अगर कोई डाउनलोड करते हैं तो ध्यान से ही कीजिएगा, क्योंकि ऐप भी मैलिशियस, वहां पे भी आपका जो
पासवर्ड होता है उसको चोरी करके ओटीपी आपका लेके वो आपके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले जाएंगे। इंडिया में काफी इसकी इस समय, इंडिया क्या ग्लोबल स्टेज पे नियर अबाउट 1 लाख से ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए का अभी तक स्कैम हो चुका है। स्कैम का मतलब धोखे से पैसे ले जाना, फ्रॉड। ओके, then we will see that the ED files charge sheet into the digital arrest cases। digital arrest cases again ये स्कैम वाला ही है जो साइबर क्राइम वाला है। डिजिटल अरेस्ट ये थोड़ा अलग है, इसमें है कि आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे, वो चुपके से आपके में मैलिशियस वायरस डाल देंगे, फिर वो आपका कॉल फॉरवर्डिंग आपका जितना भी मोबाइल है उसको वो दूर बैठ के कंट्रोल करेंगे। अब दूर, हाँ, ये वाला जो है वो डिजिटल अरेस्ट में है कि अभी मोदी जी भी इस पे काफी बोले हैं 4-5 दिन पहले अपने मन की बात में। इसमें ये होता है कि वो एकदम पुलिस के जैसे आएगा, आपको कॉल करेगा, आपको वीडियो कॉल करेगा, एकदम सेम हाव भाव से वैसे ही बताएंगे आपके ये धारा लग गई है। वो पहले से ही आपका सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके घर वाले क्या, सब वो बताएगा। तो आपको बिलीव हो जाएगा कि अरे इसको तो सब पता है, सही में पुलिस वाला है, और आप डर के वो पैसा मांगेगा, आप दे देंगे, फिर वो गायब हो जाएगा। जनरली ये है कि कभी भी किसी को भी अरेस्ट वीडियो कॉल या कॉल से नहीं होता है, आपको आके वारंट या जो भी है पुलिस आपको हैंड में फिजिकली आपको देती है कि आपको सम्मन है, आपको आना है, और इतना जल्दी जल्दी अरेस्ट नहीं होता है। बहुत हीनियस क्राइम है तब जल्दी अरेस्ट हो जाएगा, ऐसे प्रोसेस लगता है कि आपको सम्मन आएगा, पुलिस आके आपको इन्फॉर्म करेगी और ग्रेजुअली प्रोसेस चलता है। ठीक है, वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक एक केस का रिजल्ट आने में 30-30 40-40 साल लग जाते हैं। तो इतना तेजी से, तो मोदी जी ने वही समझाया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे कॉल आते हैं तो आप सावधान रहिए, फिर आप अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए और पुलिस या जो भी साइबर क्राइम का जो भी नंबर उन्होंने दे के रखा है उस साइबर क्राइम के नंबर पे आप कॉल कीजिए। ये है प्रोसेस। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, उसके लीडर ऑफ अपोजिशन सेलेक्ट हुए हैं, तो दैट इज उनका नाम है सुनील। ठीक है, तो ये बस पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द S-30 जेट, सुकोई 30, ये हमारे पास जेट है जो हम खरीदे हैं रशिया से। और जो इंडिया का जो जेट है उसका क्या नाम है जो हमने यहाँ पे बनाया इंडिया में? तेजस। इंडिया का जो फाइटर जेट है दैट इज द तेजस, याद रखिएगा ये। Then we will see that the ex-journalist from the Gaza New Palestinian Embassy charged DFAR, मतलब इंडिया के जो डिप्लोमेट गाजा से अपॉइंट हुए हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम पीसीएस के लिए पढ़ेंगे। Then we will see that the first science result from the आदित्य L1, आदित्य L1 क्या है, कहाँ पे भेजा गया? सन पे, सन के ऊपर भेज दिया गया है। हाँ, उसको रोटेट कर रहा है, उसको रिवॉल्व कर रहा है, वहां से हमें उसके जितने भी ऑब्जर्वेशन है कि वहां से किस तरीके का रेस निकल रहा है, किस तरीके का प्लाज्मा निकल रहा है, वो हमें स्टडी करके उसका रिपोर्ट हमें भेज रहा है और हम यहाँ पे भी उसका स्टडी कर रहे हैं। देन वी विल सी दैट द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है एशियन बुद्धिस्ट समिट है और कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो पीसीएस में पूछ देगा कि कहाँ पे फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ, तो वो न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। पहले पेज पे है कि मिक्स्ड बैग फॉर द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इनटू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मिक्स्ड बैग फॉर द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इनटू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। कॉलेजियम क्या होता है? व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम? अपॉइंटमेंट के लिए, हेरिडेटरी का नहीं, अपॉइंटमेंट करने के लिए जो जजेस का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनका एक ग्रुप बनता है, उसी को कॉलेजियम कहते हैं। वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करते हैं सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। यही है कॉलेजियम सिस्टम। इन्होंने भी जब अपना कॉलेजियम अपना स्टार्ट किया था एज ए चीफ जस्टिस का टेन्योर, तो उन्होंने भी कुछ रिजोल्यूशन अपने आप को दिया था कि कॉलेजियम क्या क्या करेगा। जैसे उन्होंने कहा था कि वी विल बैक्ड ऑनलाइन फ्री स्पीच, मतलब सोशल मीडिया पे लोग फ्री होके करें, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोले आपको अरेस्ट किया जाए, एक बिना डरे आप बोल सकें। ठीक है, और उन्होंने कहा था डिग्निटी बेस्ड ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड इंटीग्रिटी इनटू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कि
ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी का गे है, लेस्बियन है, तो जिस तरीके से समाज देखता है उस तरीके से हम नहीं देखेंगे। हम खासकर प्रमोट करना चाहेंगे कि जुडिशरी में भी डिफरेंट सेक्स आए, जैसे कि वीमेंस आए, ट्रांसजेंडर आए, इस तरीके का था। लेकिन दिक्कत यह है कि इतने करने के बाद भी ये 2 साल से ज्यादा का टेन्योर रह के गए हैं, पर एक भी वीमेन को इन्होंने रिकमेंड नहीं किया है, इनकी कोलिजियम ने। ये हाल है। इन्होंने कहा था कि डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इस समय मुश्किल से 3-4 वीमेन है। 34 है टोटल नंबर ऑफ द जजेस इनटू द सुप्रीम कोर्ट। कितना है चीफ जस्टिस को लेके? 34 है, ठीक है। उसमें से सिर्फ 3-4 है जो वीमेन है, 30 उसमें से दे आर द मेल। ये कंडीशन है। एक इन्होंने बस सुप्रीम कोर्ट में तो एक भी नहीं बोला, एक इन्होंने कॉलेजियम ने एक अपॉइंटमेंट रिकमेंड किया था, दैट वाज ए पर्सन गे। उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था गे था। उनका नाम था सौरभ कृपाल, दिल्ली हाई कोर्ट के लिए किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको भी अपॉइंट नहीं किया, डर के कि समाज में लोग हमें वोट नहीं देंगे, खराब मैसेज जाएगा कि हम ऐसे चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक तो जुडिशरी खुद नहीं प्रमोट करती है, एक इन्होंने रिकमेंडेशन किया तो गवर्नमेंट उनसे भी एक कदम आगे, उन्होंने उसको भी अपॉइंट नहीं किया। दिस इज द कंडीशन। उसके बाद देखिएगा कि अपॉइंटमेंट में जितना भी, जैसे गवर्नमेंट के अगर सपोर्ट थोड़ा भी लगा कि ये वाला इंसान गवर्नमेंट के सपोर्ट वाला आइडियोलॉजी नहीं रखता है, अपॉइंटमेंट डिले किया गया है। एक जज का अपॉइंटमेंट के लिए दिया गया था रिकमेंडेशन, 6 महीने तक उनको पेंडिंग में रखा गया और सिर्फ 25-15 दिन के लिए उनको चीफ जस्टिस साहब झारखंड में अपॉइंटमेंट किया था। क्लियर हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि कितने दिन में करना है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द कंसल्टेशन विद द जुडिशरी। यही है। कंसल्टेशन के नाम पे हमने कॉलेजियम सिस्टम बना दिया कि जब जजेस भेजेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकते। अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हैं कि रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं। आप भेज सकते हैं कि आप दोबारा इस पे सोच लीजिए, और दोबारा अगर वो सोच के भेजते हैं तो आपको करना पड़ेगा। ये है कॉलेजियम सिस्टम और अपॉइंटमेंट। लेकिन उसमें टाइम नहीं लिखा है, तो ये लोग लटका देते हैं काफी लंबे टाइम के लिए। नहीं होता है कि अपॉइंटमेंट ही नहीं किया, एकदम जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया 15 दिन पहले फिर उनको अपॉइंट किया। दैट इज द कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? जुडिशरी का क्या हालत है कि इस समय ना ही वो डाइवर्स है एज पर द जेंडर एंड द सेक्सुअल ओरिएंटेशन, केवल मेल ही मिलेंगे। और ऊपर से आप देखिएगा कास्ट बेसिस पे केवल अपर कास्ट ही आपको मिलेगा जुडिशरी में, क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन भी नहीं है। तो ये भी दिक्कत है। तो इसको लेकर जुडिशरी काफी क्रिटिसाइज होती है। जो दूसरा न्यूज है ऑन द अगेन द फ्रंट पेज, बीजेपी ने अपना झारखंड में दे हैव केम अप विद द देयर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है ना, बीजेपी ने लेके आई है, और उसमें इन्होंने यूसीसी की बात की है। व्हाट इज द यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों अभी अब हम लोग पढ़े थे, क्यों पढ़े? पर्सनल लॉ, नॉन पर्सनल लॉ अपना रिलीजियस बेसिस पे है। उसको हम लोग चाहते हैं कि इंडिया लेवल पे एक पर्सनल लॉ हो जाए। इसको लेके डिस्प्यूट इसलिए है कि पर्सनल मैटर में सबका जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो अपना धर्म के आधार पर गवर्न होता है। सिर्फ हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल को छोड़ के आप देखिएगा जितने भी अदर रिलीजन है, आइदर इट बी Islam, Muslims or the Christianity, all they have the personal law and that is on the basis of their religion. यही है ना? अब इसको लेके हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म हम सिविल कोड लेके आए, लेकिन इसको लेके विरोध होता है। जो रिलीजियस लीडर हैं वो भड़काते रहते हैं कि किसके बेसिस पे आप लेके आएंगे। जैसे होता है कि आप अगर कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हैं तो किसको आप बेस मानेंगे कि सही है ना? डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट बेसिस है। क्लियर हो रहा है? और हमेशा रिलीजन को लेके एक वोट बैंक के लिए लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है। ये है सबसे पहला जो स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने लाया था। कौन सा स्टेट? सबसे पहला तो गोवा है। गोवा में पुर्तगीज थे ऑलरेडी, उनके वहां सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड था। अंग्रेज जैसे नहीं लेके आ पाए थे, लेकिन गोवा में कौन रूल कर रहा था? पुर्तगीज कॉलोनी थी ना, वहां पे तो ये थे नहीं। पुडुचेरी में कौन था? फ्रेंच या फ्रांस था वहां पे। तो गोवा वाला जो एरिया है ना, पुर्तगाल में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था, तो उन्होंने यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जैसे जो पर्सनल
पर्सनल रिलेशन होता है, जैसे कि शादी होता है, शादी के बाद डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स के बाद कितना वाइफ को कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या बच्चा किसके पास कस्टडी में जाना चाहिए, ये सब रूल होता है ना। इसका पर्सनल जो रिलीजन होता है उसके बेसिस पे होता है। जैसे हिंदू धर्म में जो लिखा है कि स्त्री धन मिलना चाहिए, तो लेकिन हमने उसको हटा दिया, हमने हिंदू सिविल कोड लाया है, ठीक है, हिंदू कोड बिल लाया और उसके अनुसार हम लोग सबके लिए एक कर दिए हैं। पर्सनल मैटर जैसे कि किसी बच्चे को आप जा रही हैं एडॉप्ट करना, हाँ, तो आप हिंदूज हैं तो हिंदूज के लिए तो कोड है, उसके लिए तो लॉ है ऑलरेडी, लेकिन बाकी जो रिलीजन है मुस्लिम्स और द क्रिश्चियनिटी, उनका अपने खुद के धर्म के अनुसार होता है। हाँ, पर्सनल लॉ का मतलब होता है कि जो एक घर के अंदर जो रिलेशनशिप होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, बच्चे के बीच में कैसे धन का बंटवारा होगा, कैसे शादी होगी, कैसे शादी टूटेगी, कैसे बच्चा एडॉप्ट करेंगे, ये जितने भी लॉ है, हिंदू कोड बिल तो हो गया है, लेकिन जो और रिलीजन है वो रिलीजियस बेसिस पे होते हैं, उनके धर्म में जो लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, उस हिसाब से करेंगे, या उनके जो धर्म गुरु जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से होगा, ठीक है। इसी की बात हो रही है कि लड़ाई ये चल रही है, जैसे बहुत स्टार्टिंग में जब हम देश आजाद हो रहा था, अंग्रेजों ने इसको यूनिफॉर्म नहीं किया था, उन्होंने धर्म के अनुसार ही इसको चला रहे थे। तो उसके बाद हुआ कि कोई भी मॉडर्न जो भी नेशन है या कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, तो पर्सनल लॉ भी सबके लिए इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डाइवोर्स कर रहे हैं तो वो पूरे वीमेंस के लिए हो रहा है ना, हर वीमेंस के राइट की बात हो रही है। बच्चे को अगर जा रहे हैं गोद लेना, तो वो बच्चे का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है ना, आप मिसयूज भी तो कर सकते हैं। बच्चे को आप जाए गोद लेके आप घर पे काम कराएं, या बच्चे को उठा के बेच दे कहीं ले जाके, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए ना। धर्म का लॉ उतना अच्छे से कोडिफाइड नहीं है, वो तो उस जमाने के अनुसार है, 300 साल 400 साल 1000 साल पहले है, तो उस समय का मोरालिटी बहुत अलग था। उस समय तो कुछ भी मोरालिटी था, आप 13 शादी कर लीजिए, आप किसी भी एज की लड़की से शादी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी वाइफ को जाके जंगल में छोड़ आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता है कि नहीं। तो वो धर्म के अनुसार हम चीजों को नहीं चला सके, क्योंकि धर्म तो एक तरीके का एक बहुत ही बैक साइड में जाके लिखा गया है, बहुत पुराने समय में लिखा गया है, चीजें बहुत बदल गई हैं। अभी हम लोग किंगडम वाले तो राज्य में है नहीं, अभी तो हम लोग नेशन स्टेट में आ गए, नेशन स्टेट से स्टेट में आ गए, स्टेट में हम मॉडर्न स्टेट में आ गए, तो कहीं ना कहीं हमें लॉ भी चेंज करना है। तो जब हम आजाद हुए तो हमने बात की कि हमें एक सिविल कोड सबके लिए यूनिफॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन अब धर्म का मैटर था और तुरंत पार्टीशन हुआ था, तो उसको भी लेके हमें डर था कि अभी तुरंत हम इम्पोज करेंगे तो जो स्टेट या जो मुस्लिम यहाँ पे रुक रहे हैं उनको लगेगा कि हम पे मेजोरिटी वाले जो हैं, जो मेजोरिटी में है, वो लोग अपना रूल इम्पोज कर रहे हैं जबरदस्ती। इसीलिए हमने सोचा कि केवल हिंदू कोड बिल बना दें। हिंदू कोड में सिख भी आते हैं एंड बुद्धिस्ट भी आते हैं, ठीक है। हम एक लॉ बनाना चाहते हैं, लॉ सब पे इंप्लीमेंट होगा। एक लॉ बनाना चाहते हैं कि अगर डाइवोर्स होता है, अगर वाइफ जॉब नहीं करती है, तो कितना पैसा देना चाहिए, जो रूल हो कि अच्छा उनके जो हस्बैंड है उसका धन देखा जाएगा, उस हिसाब से पैसे होंगे, होगा ना। तो ये सब पे लागू होना चाहिए, ये नहीं कि अगर धर्म कहता है, जैसे ये अगर रूल बना दे कि जब तक वाइफ को जॉब नहीं मिलता है तब तक ये पैसा देना चाहिए। अगर कोई धर्म ये कहता है कि सिर्फ 3 महीना देना चाहिए, या कोई धर्म कहता है सिर्फ 1 महीना देना चाहिए, तो वो हम हटा के सब पे एक रूल लगा दे कि जब तक जॉब नहीं मिलेगा, वो धर्म के इर्रिस्पेक्टिव हम एक ही सबको फाइन लगाएंगे, या वही उनकी जवाबदेही होगी हस्बैंड की। जैसे होता है ना कि जैसे आप मर्डर कर दें तो ये धर्म देख के थोड़ी सजा मिलती है, मर्डर का जो सजा है सबको मिलेगा। सेम तरीके से जैसे क्रिमिनल जो कोड है, क्रिमिनल जो लॉ है, वो सबके लिए एक है, लेकिन सिविल कोड है, सिविल कोड में भी जो पर्सनल लॉ है, सिविल कोड में भी जैसे अगर आपका दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, शॉप किसी ने खोला है और किसी से के वहां एग्रीमेंट किया है, तो ये सबके लिए यूनिफॉर्म है, ये भी सिविल में भी आता है। लेकिन सिविल में जो पर्सनल लॉ है, सिविल में 2 तरीके का होता है, एक पर्सनल एक नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल वाले को तो कोडिफाई कर दिया है, लेकिन जो पर्सनल है उसको हमने अभी तक सबके लिए कोडिफाई करके एक नहीं बनाया है। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो गया कि क्या है कि हम पर्सनल लॉ जो है वो अभी तक सबका अलग अलग है, हम सबको एक बनाना चाहते हैं ताकि रेशनल तरीके से आ जाए। आजादी के टाइम पे विरोध इसलिए भी हो रहा था, पहला तो धर्म के नाम पे पार्टीशन हुआ था। मैक्सिमम में सबके लिए एक लॉ है, सिर्फ पर्सनल में नहीं है। पर्सनल जैसे कि डाइवोर्स हो गया, जैसे कि बच्चे का एडॉप्शन हो गया, जैसे कि पेरेंट्स के बाद डेथ के बाद
जो बच्चों में धन का बंटवारा होता है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। अभी तक वो धर्म के बेसिस पे है, ठीक है ना। फॉर्म सिविल कोड है दैट इज अंडर आर्टिकल 44। ये पढ़ रही है लग रहा है एकदम मन लगा के। दिस इज द 44 आर्टिकल 44 दिखा ये, द स्टेट शैल इंडीवर टू सिक्योर द सिटीजन्स ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही पेपर के साथ पढ़ते चलेंगे तो आर्टिकल याद हो जाएगा नेचुरल रूप से। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो तो आता ही रहेगा, ये आप लोग याद करते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, केरला में के रेल स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज द के रेल? दिस इज द वेरी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। केरला पहले ये प्रोजेक्ट को हमने कब सैंक्शन कर दिया था? 1995-96 में ही इसको दे दिया गया था मंजूरी, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पे लोकल्स का विरोध काफी है। 97-98 से ही ये सब प्रोजेक्ट हैं कि इन्हें दे दिया जाएगा। लोकल्स का विरोध चल रहा था। क्यों विरोध चल रहा था? सबसे ज्यादा विरोध इसलिए चलता है कि रोड बनेगा, आपके घर के बीच से भी जा सकता है, आपका खेत आ सकता है। अब कोई भी जल्दी देने को नहीं राजी होता, क्योंकि उसको पता है कि अगर गवर्नमेंट पैसा भी देती है, मुआवजा भी देती है, तो उसमें बहुत खिंच जाता है टाइम। उनको लगता है कि सही पैसे मिलेंगे नहीं, काफी उसमें पेपर्स वर्क लगेंगे। तो इस सब चीजों को लेके देयर इज ऑलवेज डिस्प्यूट, और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। अभी बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दे रहा था, कि उनको लग रहा था कि सही से एक्विजिशन ऑफ जो लैंड है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ने अभी इसको हरी झंडी दिखा दी है कि यस आप लोग तैयारी कीजिए, और हम इस रोल प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है वो सब करवा रहे हैं पैसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन, रेजिडेंट ऑफ द एपी विलेज, आंध्र प्रदेश में गांव है जहां पे यूरेनियम का रिजर्व मिला था, और ऐसा था कि अगर रिजर्व मिल गया तो वहां से माइनिंग होगी। लेकिन अभी टेस्टिंग होती है, जैसे रिजर्व मिलता है तो उसको टेस्टिंग होती है कि हाँ सफिशिएंट मात्रा में है कि नहीं। पता चले कि हमने माइनिंग स्टार्ट किया वहां पे है ही नहीं, तो इसीलिए टेस्टिंग से ही लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जो एरिया का नाम है कप्पतराला, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है, कुरनूल। कप्पातराला into the Andhra Pradesh. कुरनूल KURNOOL। इंडिया में जो यूरेनियम का माइनिंग है वो कहाँ कहाँ मिलता है? यूरेनियम जो रिजर्व है, मिनरल है, वो कहाँ किस किस स्टेट में है? झारखंड में है, केरला में भी नहीं है। कोस्टल एरिया में थोरियम है, यूरेनियम नहीं है। थोरियम काफी है कोस्टल एरिया में, लेकिन जो यूरेनियम है झारखंड में है, राजस्थान में है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है ना। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में भी काफी रिजर्व है, सबसे ज्यादा लेकिन दिस इज इनटू द कजाकिस्तान। तो देखिएगा कजाकिस्तान से हम लोग बहुत बना के रखते हैं, क्योंकि वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। कनाडा ऑस्ट्रेलिया से भी बना के रहते थे, अभी थोड़ा सा हमारा खटास आ गया है। क्यों हो आ गया है? कनाडा से क्यों थोड़ा सा लड़ाई चल रहा है इंडिया का? कल ही पढ़े थे, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी मूवमेंट को लेके उनके जो लीडर हैं उनको इंडिया का, कनाडा हम पे आरोप लगा रहा है कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सीक्रेट तरीके से मिलके मारा है। और कनाडा का सिटीजन है तो उनको लग रहा है कि हमारे सिटीजन को क्यों मार रहे हैं, भले हम जाके दूसरे के सिटीजन को मारते रहे। क्योंकि यूएस और कनाडा ये लोग मिलके ही तो ऑपरेशन करते हैं। अफगानिस्तान, इराक ये लोग मार सकते हैं, कोई और इनके स्टेट में जाके देश में नहीं मार सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज फिशरमैन फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द पॉक बे।
मस्ट मीट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, अभी हमने एक मैकेनिज्म बनाया है, दैट इज द इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप फिशरीज ऑन द फिशरीज। ठीक है, यहाँ पे है जो फिशरीज, फिशर्स को लेके और फिश एक दूसरे के टेरिटरी में जो जाके हम फिशिंग कर रहे हैं उसके लेके जो डिस्प्यूट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि यहाँ के जो इंडियन फिशरमैन हैं वो बॉटम टॉलर यूज करते हैं। बॉटम टॉलर में एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी क्या खासियत होती है, वो एकदम सफा चट कर देता है, एकदम जैसे होता है ना कि नीचे से एकदम होता है कि कुछ भी छोड़े नहीं। आप सोचिए कि यहाँ पे कुछ ये चेयर्स को इकट्ठा करना है, क्रेन लेके आए, ऐसे पूरा का पूरा लेके आएगा, लेकिन अगर एक एक को उठा के लाए तो फिर भी बचने के चांसेज हैं। जो बॉटम टॉवलिंग होता है वो फिश एकदम, मानिए ये जमीन है, जमीन, और जमीन से एकदम नीचे से मछली को तो पकड़ेगा ही, जो और भी स्पीसीज होते हैं उनको भी वो पकड़ के लाता है। और आपको पता है कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं अगर बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक बार आपने पानी से लाया फिर उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि दे कैन नॉट टेक द ऑक्सीजन आउटसाइड द वाटर। उनको क्यों ऐसा होता है? दूसरी बात यह है कि ये कोस्टल एरिया में ही करते हैं। कोस्टल एरिया में पानी थोड़ा सैलो होता है, सैलो का मतलब कम गहरा होगा, तो कम गहरा होगा तो आप आसानी से पूरी की पूरी मछलियों को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मछली का बच्चा नहीं रहेगा तो फिर मछली कैसे प्रोड्यूस होगा, गायब हो जाएगा ना। जैसे आपने अंडा के लिए मुर्गी पाला, फिर आपने सारे मुर्गियों की ही मार दिया, तो फिर अंडे कैसे होंगे, फिर दोबारा चिकन नहीं होगा ना। आप जब प्रोड्यूस होने लगता है आप उसी रेशियो में लेते हैं कि जिससे जो चिकन है, जो मुर्गियां हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहे, यही होता है ना। लेकिन आप पूरा फिश को बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं तो एक साथ आप सब लेके आते हैं तो कुछ बचता ही नहीं है, तो छोटी छोटी फिश है उसको भी आप मार देते हैं, तो ऐसे केस में वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता है लॉन्ग टर्म के लिए। हो गया ना, जैसे मुर्गी को आपने एक ही बार मार दिया तो फिर अंडे नहीं मिलेंगे ना, सोर्स ही आप खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए बात हो रही है कि हम जाके डीप और डीप अंदर, डीप अगर सी में जाके समंदर में करें तो वहां पे मछलियां ज्यादा होंगी और वहां पे आप बॉटम तक जा भी नहीं पाएंगे, होगा ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मैकेनिज्म, ऐसे मशीन्स हम प्रोवाइड करें फिशरमैन को कि वो डीप अंदर समंदर में जाके अपना फिशिंग कर सके, एकदम नदी के किनारे, समंदर के किनारे वो केवल फिशिंग नहीं करें। इशू समझ में आ रहा है क्या इशू है? फिशिंग को लेके है, इंडिया के पास, इंडियन जो फिशरमैन है वो अमीर है, उनके पास एक स्पेशल तरीके का फिशिंग शिप है, बोट है, उसको हम बॉटम ट्रॉलर कहते हैं। बॉटम ट्रॉलर से एक ही बार में ज्यादा फिश मार के लाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इससे क्या होता है कि वाटर बॉडी है, श्रीलंका का भी मछली इधर आती है, इंडिया का उधर जाएगी, तो आप सब इधर मारते जा रहे हैं तो श्रीलंका वाले भी इधर आएंगे, तो श्रीलंका के लोगों को दिक्कत होगा ना कि आप तो अपना सब मार ही ले रहे हैं, हमारा वाला आपके वहां जा रहा है और मेरे एरिया में भी आके आप मार रहे हैं। तो वो लोग गुस्सा गुस्सा के अरेस्ट करते रहते हैं। इंडियन जो फिशरमैन है थोड़ा भी वो पाते हैं तो अरेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में टसल बढ़ जाता है कि गुस्सा को अरेस्ट करते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं है। अब किसी पे के भी, हाँ, फिर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में थोड़ा सा खटास रहता है। समझ में आ रही है ना। तो यही है कि हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एंड लाइवलीहुड एंगल भी है। लाइवलीहुड एंगल क्योंकि वहां के फिशरमैन्स को मछली नहीं मिल रही है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब आप अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रहा है, कई इसमें जाने भी चली जाती हैं। तो दीज आर द ऑल द थिंग। और अदर जो इश्यू है मैरी टाइम इकोसिस्टम कंजर्वेशन, जो आप मैरी टाइम का जो हेल्थ है, आप उसके साथ साथ जो कछुए हैं और भी स्नैल्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, आप सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। तो पूरे मैरीन सिस्टम को आप कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं। दैट इज द मेन इशू। इसी के लिए हमने 2017 में ही डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक, अब डीप सी फिशिंग आपने कर तो दिया, लेकिन उसके लिए आप फिशरमैन को मशीन्स भी तो दीजिए, उस स्किलिंग भी तो कीजिए। तो ये सब की कमी है, वही कहा जा रहा है कि इंडिया को स्टार्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेने जा रहे हैं, दैट इज द ब्रिक्स समिट बूस्ट द इंडिया ईरान टाइज। क्योंकि जब ब्रिक्स का समिट हो रहा था, कहां पे हो रहा था? कजान, कजान इनटू रशिया।
ब्रिक्स समिट कब से कब तक था? अक्टूबर 22 से अक्टूबर 24। ये सब पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कजान, रशिया, एंड द डेट वाज द अक्टूबर 22 to 24। जब सबमिट हो रहा था तो उसी में बाइलेटरल भी सबमिट होता है। ये तो ग्रुपिंग था ना, पूरे ब्रिक्स का था। ब्रिक्स में इस समय कितने कंट्रीज हैं? 9 है, 4 ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 9 का था, लेकिन हम बाइलेटरल अपना सबमिट भी करते हैं उसी में। जैसे यहाँ पे हम लोग मीटिंग करने आए क्लास में, लेकिन जब क्लास नहीं चल रहा होता तो आपस में आप दोनों लोग मीटिंग कर लेते हैं, आपसी बात हो जाती है, पर्सनल बातें हो जाती हैं। तो इंडिया एंड ईरान ने भी अपना मिलके बाइलेटरल, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन दोनों ने मिलके अपना पर्सनल बाइलेटरल डिस्कशन भी किया। नहीं, ये इंडिया और यूएस के रिलेशन पे, ये पर्सनल नहीं, आप लोगों वाला नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ ग्रुपिंग में उन्होंने इंडिया एंड उसका भी। तो दिस इज द मसूद पेजेस्कियन, वो वहां के प्रेसिडेंट है ईरान के, मसूद पेजेस्कियन। प्रेसिडेंट। अब अभी ईरान एससीओ का भी पार्ट हो गया है। ईरान और किसका पार्ट हुआ है? ब्रिक्स का भी पार्ट हुआ है। ईरान के इंट्रोडक्शन में, एंट्री में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि चाइना चाहता था उसके सपोर्ट में पाकिस्तान आए, और इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान को वो किया कि ईरान रहेगा, काउंटर बैलेंस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये होता है ना कौटिल्य वाला मंडल थ्योरी पढ़ा है? मंडल थ्योरी क्या है? मंडल थ्योरी में उन्होंने ऐसे बनाया है कि ये आपका राज्य है, ये आपका पड़ोसी है, तो ये आपका दुश्मन होगा, ये आपका दोस्त होगा, फिर ये इसके बाहर वाला ये इसका दुश्मन होगा, तो आपका भी दुश्मन होगा, और ये इसका दुश्मन होगा तो ये आपका दोस्त होगा। ऐसे है ना मंडल थ्योरी, उन्होंने चारों तरफ बना के रखा है। मंडल थ्योरी इज द गिवन बाय द कौटिल्य, ठीक है। उसमें यह है कि जो आपका राज्य होगा, that will be the enemy country and this will be the your ally, दोस्त होगा। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे कौन है? पाकिस्तान के जस्ट बैक साइड में मैप खोलिए। क्यों ये दुश्मन हो जाएगा? क्योंकि अगर बगल में है, पड़ोसी है, तो कुछ ना कुछ वो हमारे जमीन में आएगा, हम उसके जमीन में जाएंगे तो खटपट तो होगा ही। वो हमारे वहां झाका झाकी करेगा, हम उसके वहां झाका झाकी करेंगे, होता है ना। तो जनरली दो कंट्रीज आपस में अगर अच्छा व्यवहार नहीं है तो उनमें लड़ाई होता ही है। एक्सेप्शन केस छोड़ देंगे, जैसे कनाडा यूएस का है, उनमें बहुत गहरी दोस्ती है, तो वो अलग बात है। अभी फ्रांस और जर्मनी में दोस्ती है, वो अलग बात है, लेकिन पहले वो भी लड़ते थे, ठीक है। तो आपका हाँ, अफगानिस्तान एक तरफ है और एक तरफ ईरान है, जस्ट बैक साइड। तो ईरान और पाकिस्तान में भी लड़ाई होते रहता है। आप एशिया वाला मैप खोलिए, इंडिया वाला मैप नहीं, एशिया का मैप में दिखेगा। क्लियर हो रहा है ना क्यों है? ईरान अपना दोस्त क्यों हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का वो पड़ोसी है। तो अगर पाकिस्तान इसके बीच में लैंड डिस्प्यूट होगा और इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, तो पाकिस्तान का इंडिया से भी है, ईरान से भी है, तो हम दोस्त हो गए ना। दुश्मन आपका दुश्मन कोई और, तो दुश्मन का दुश्मन कोई और, आप मिल जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं, अरे वो तो बड़ा बुरा आदमी है, वो भी शिकायत करता है, बड़ा बुरा आदमी है, फिर आप में दोस्ती हो जाती है। द सेम इज विद द हियर। तो ईरान का हमारा ये है। मंडल थ्योरी आपको समझा दिया, किसने दिया था? कौटिल्य ने। कभी आएगा तो पता चल जाएगा। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या, और भी उसके नाम है? गुड, या विष्णुगुप्त एंड चाणक्य भी है, ठीक है। इंडिया एंड जो ईरान है, इनके बीच में कई हमने समझौते किए, हमारा रिलेशन नेचुरली बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दिक्कत है कि जो ईरान का दुश्मनी यूएस के साथ है और यूरोप के साथ है, उस चक्कर में हमें थोड़ा घाटा हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ईरान से ज्यादा दोस्ती करेंगे तो यूएस हमारे खिलाफ होने लगेगा। हम एक तरीके से बैलेंस बनाना चाहते हैं। ईरान से तो हमें फायदा है, लेकिन ईरान से ज्यादा फायदा हमें यूएस से है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मिलेगी, वहां का भी मार्केट है,
यूएस सुपर पावर है, चाइना पे भी दबाव बनाना है तो यूएस हमारा साथ देगा, पैसिफिक में भी कुछ करना है तो यूएस हमारा साथ देगा, इसीलिए हम लोग ज्यादा देते हैं। लेकिन बहुत सा चांस है कि ईरान भी काफी अच्छा दोस्त हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जाना है ईरान से ही होके जाएंगे, पाकिस्तान तो रास्ता दे नहीं रहा है। तो आप देखिएगा कि ईरान से होके हम रोड भी बना रहे हैं, उस रोड का नाम है, रोड लिंक जो है जहेदान जरांज, ठीक है। और हम पोर्ट कौन सा बना रहे हैं ईरान में, चबहार पोर्ट, ये काफी न्यूज में रहता है चबहार पोर्ट। और हम लोग सेंट्रल एशिया में भी ईरान से ही होकर एंट्री मारना चाहते हैं। सेंट्रल एशिया के लिए जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इसमें पूरे कई देशों का पार्टिसिपेशन है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसमें रशिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ईरान होते हुए इट विल बी एंटर इनटू द कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये है ना, किर्गिस्तान एंड और कौन सा है, तजिकिस्तान, 5 हो गए, ठीक है। तो दीज आर द 5 कंट्रीज ऑफ द सेंट्रल एशिया। तो उसके लिए भी हम, ईरान हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस करता है और नियर अबाउट जो एशिया में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया ही डोमिनेंट है। ऑयल प्रोडक्शन जितना भी है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वेस्ट एशिया में होता है। वेस्ट एशिया का जो 24% ऑयल रिजर्व है दैट इज इनटू द ईरान। और ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पे टोटल जो ऑयल रिजर्व है 12% ईरान से है। आर यू गेटिंग ना, 10 में से 12 उन्हीं के वहां है। तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रोडक्शन होता है उसको मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से काउंट करते हैं। बैरल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय बैरल, हाँ बैरल। आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि पेट्रोल का रेट इतना बैरल पर डॉलर हो गया। बैरल मापने का एक मेजरमेंट का है। एक बैरल, हाँ अब ड्रम जो होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है। जैसे हम लोग मिलियन बिलियन पढ़े थे ना, ट्रिलियन, ट्रिलियन को अगर करोड़ में करना है तो कैसे करेंगे, 1 ट्रिलियन में कितने करोड़ होते हैं, काउंट करके बताइए आप लोग। एक दिन बताया था, कितना होगा ये लोग, आप में से बताइए, आप बताइए ना, निकाल के बताइए आप, 1 ट्रिलियन को करोड़ में बताइए काउंट करके। मैंने पूछा 1 ट्रिलियन को करोड़ में बता दीजिए। 1 तो ट्रिलियन को पहले क्या बदलेंगे, बिलियन बदलेंगे। तो अगर बिलियन में बदलेंगे तो कितना होगा, 1000 सब मैंने बोला था, मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1000। अब बिलियन को हम क्या करेंगे, मिलियन में बदल दें, तो फिर क्या करेंगे, फिर से 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, मिलियन हो गया। मिलियन से करोड़ में बदलने के लिए क्या बोला था, 1 जीरो हटा देना है, तो ये करोड़ आ गया, 10,000 करोड़। सिंपल बताया है, इतना आसान बताया, बस गुना करते जाना 1000 से 1000 से 1000 से, यही है ना। मिलियन बिलियन इसमें हमेशा 1000 से गुणा करके आप एक नीचे वाले आ सकते हैं। मिलियन के बाद बिलियन होता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है, यही होता है ना। तो अगर ट्रिलियन को पहले बिलियन में बदल लीजिए, फिर बिलियन को मिलियन में बदल लीजिए, और मिलियन से करोड़ के लिए जस्ट 1 जीरो हटा दीजिए, वो करोड़ हो जाएगा। और लाख में बदलना है तो 1 जीरो ऐड कर दीजिए, तो ये लाख में हो जाएगा। करोड़ और लाख में सिर्फ एक डिफरेंस है, एक में जीरो हटाना है, एक जीरो बढ़ाना है। सीसैट कैसे लगेगा, अगर ऐसे ही सीखेंगे तो सीसैट तभी तो स्ट्रांग होगा। क्लियर हो रहा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पूछ ही दिया ट्रिलियन का तो नहीं पता, फिर बेइज्जती हो जाएगी ना। यू शुड नो ऑल दिस थिंग, घर वाले ही पूछ दिए तो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, वेयर इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक दिन मैंने बताया था, स्टेट ऑफ
बाब अल मंदाब और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट क्या होता है? चोकिंग पॉइंट। दो सी को स्ट्रेट, जल को जो जोड़ेगा वो स्ट्रेट होगा। तो हार्मुज कहाँ पे था? एक दिन मैंने लोकेट करवाया था मैप में, दो बताया था, बाब अल मंदाब रेड सी में था, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर्शियन गल्फ में था, ईरान के पास ही तो है। तो पर्शियन गल्फ में अगर पोर्ट बनाना है तो ईरान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वहीं पे पर्शियन गल्फ में है। ठीक है, चबहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमें अफगानिस्तान में जाना है उसके लिए भी हम लोग रोड लिंक बना रहे हैं, दैट इज द जहेदान टू द जदांज, दो शहर का नाम है। जहेदान दिस इज इनटू द ईरान एंड जदांज इट इज इनटू द अफगानिस्तान। तो ये आप लोग लिख लीजिए। चबहार से हम लोग रेल लिंक बना रहे हैं जहदान के लिए, अंदर ईरान में जाएंगे, और वहां से हम लोग अफगानिस्तान के लिए जदांज तक के लिए रोड बना रहे हैं, रोड लिंक। अगर इंडिया को बनाना है पाइपलाइन फ्रॉम एशिया, वेस्ट एशिया टू द इंडिया, तो कैसे बनेगा? अगर हमें पाइपलाइन लाना हो तो कैसे लाएंगे? अगर हमें पाइपलाइन लाना है फ्रॉम एशिया, वेस्ट एशिया टू इंडिया, तो कैसे लाएंगे? समुद्री रास्ते से लाएंगे। गुड, ये इंडिया है। अब हमें ईरान में बहुत ज्यादा ऑयल हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो? पाकिस्तान तो हमें जगह दे नहीं रहा है पाइपलाइन लाने के लिए, तो समंदर के अंदर अंदर इससे हम ओमान में लाएं, और ओमान से मुंबई या आप गुजरात में जो पोर्ट है वहां पे लाएं। यही तरीका हो सकता है। तो ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट किया हुआ है ओमान से आते हुए इंडिया में लाने के लिए गैस पाइपलाइन। ईरान ओमान इंडिया गैस पाइपलाइन 1993 से ही हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द एग्रीमेंट, एक तो यूएस का प्रेशर है, यूरोप का प्रेशर है, उसके लिए हम लोग ये सही से डेवलप कर नहीं पा रहे हैं। होता है ना, आप ट्रक से कोई चीज लेके आए, यहाँ से मुझे हमेशा पानी वहां से बाल्टी बकेट से उठा के ले जाना है, डिफिकल्ट है ना। यहाँ से मैं पाइप लगा दूं और जितना पानी भेजना है भेजूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा भी कम लगेगा, मेरा मेहनत भी कम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ से मुझे हमेशा सप्लाई देना है अंदर, जैसे गैस पाइपलाइन आपका होता है, पहले आपका सिलेंडर लेके आना पड़ता था, काफी कुछ है, ट्रक से भरिए लेके आइए, 50 तरीके की दिक्कतें, उसमें लीकेज की भी दिक्कतें। अब डायरेक्ट पाइपलाइन से हर घर में दे रहे हैं, और जितना आपका कनेक्ट होगा उतना आपको पे करना होगा, यही है। यहाँ पे भी हम लोग पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, ताकि हम बार बार शिप से लोडिंग अनलोडिंग ये सब चीजें हटा के डायरेक्ट वहां प्रोड्यूस हो और पाइप से हम ला दें। एक बार में पैसे लगेंगे, उसके बाद तो इजी हो जाएगा ना, इनिशियल कॉस्ट होगा, उसके बाद तो चीजें इजी हो जाएंगी। यही हमारा प्लान यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया ईरान से जो हमारा पाइपलाइन का है, द नेम इज द ईरान ओमान इंडिया गैस पाइपलाइन, ये हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि पोर्ट ऑफ कॉल यहाँ पे लिखा है, पोर्ट कॉल्स। पोर्ट कॉल्स क्या होते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल्स, बस से जाते हैं तो बस स्टेशन बीच बीच में पड़ता है, वहां पे आप लोग क्या करते हैं? उतर के चाय बिस्किट टॉयलेट ये सब यूज करते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर बैठ के। सेम इज द शिप, जब शिप आती है तो पोर्ट्स होते हैं बीच बीच में, कुछ पोर्ट स्पेशल होते हैं ताकि वहां पे यात्री उठ के रेस्ट ले सकें उतर के, उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। वहां पे फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग ये सब चीजें इजिली हो जाती हैं। तो पोर्ट ऑफ कॉल और द पोर्ट कॉल्स के लिए ईरान इज इम्पोर्टेंट। एक चीज और है, अगर पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उनसे भी हमें लड़ना है, तो दोनों तरफ से हम लोग लड़ाई करें तो इजिली हम लोग टैकल कर पा रहे हैं। इधर से हम लोग दौड़ा के मारे, उधर से वो दौड़ा के मारे, बीच में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, तो इजी होगा लड़ना। तो वही है कि कॉम्बैट द टेरर ग्रुप ऑपरेटिंग इनटू द पाकिस्तान, इंडिया और ईरान मिलकर अगर ऑपरेट करे तो दैट विल बी इजी। साथ साथ ये भी है कि अब जो नहीं होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम मुस्लिम बोल के करता है, तो वो भी हम कर सकते हैं कि मुस्लिम देश ही हमारा देश है, मित्र है,
तो वो नहीं कह पाएगा ना, जैसे वो उनको भड़काते रहते हैं कि मुस्लिमों का हालत बहुत खराब है इंडिया में, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं, और ये तो ईरान के भी जो लीडर है, जो चीफ वहाँ के हैं खमेनी, उन्होंने भी बोला था, उससे थोड़े हमारे रिलेशन खराब भी हुए थे। अभी हाल ही में पिछले ही साल उन्होंने बोला था कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनकी हालत गाजा के मुस्लिम के जैसा है। तो थोड़ा सा इंडिया और उनके बीच का रिलेशन, ईरान के बीच का रिलेशन खराब हो गया था। तो ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि गाजा में जिस तरीके से बम ब्लास्ट कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी कहीं ब्लास्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर में जाके हम ब्लास्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज द ए पॉइंट ऑफ द डिस्प्यूट, जो ईरान के कुछ लीडर कुछ कुछ बोल देते हैं, खासकर कश्मीर को लेके और मुस्लिम्स को लेके, उससे थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो इंडिया ईरान के, डिस्प्यूट का मतलब थोड़ा सा विवाद, ठीक है, समझ में आ गया। इंडिया और ईरान के बीच जो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले तो आंसर में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है बहुत एंशिएंट टाइम से ही है। आप अलेक्जेंडर के ही टाइम से है। अलेक्जेंडर ईरान होते हुए आया था कि नहीं आया था? ईरान से हमारे बहुत पुराने रिलेशन है। हड़प्पन में भी ईरान का कहीं कहीं जिक्र मिलता है। ओमान का एग्जाम्पल मिलता है। तो ये बहुत पहले से हमारा रिलेशन है। अभी क्या क्या रिलेशन है? अभी जो है कैसे कैसे काम आ सकता है? एक तो पोर्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो ईरान हेल्पफुल हो सकता है। पोर्ट हमें बनाना है तो उस केस में हो सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12% वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वहां से हो रहा है और 24% वेस्ट एशिया का जो सेंटर है प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से ईरान हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव हो सकता है। ईरान अभी हमने देखा है कि इन्होंने ड्रोन और जो लड़ाई के लिए टेक्नोलॉजी है वो रसा को दिया है। तो वो भी अच्छा टेक्नोलॉजी उनके पास है। इंडिया एंड ईरान मिलके करे तो काफी कुछ शेयर कर सकते हैं। जैसे दोनों लोग अगर पढ़ने में काफी तेज है, मिलके पढ़े तो थोड़ा एक दूसरे को बता सकते हैं ना कि आप ऐसे पढ़िए, हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। आज मैंने वो अपलोड किया था बुक, लक्ष्मीकांत एंड विपिन चंद्र एवरीथिंग। हाँ, ओके, क्लियर हो गया व्हाट ऑल दिस। इंडिया और ईरान के बीच में आए तो आराम से लिख सकते हैं। नीचे मैंने मंडल थ्योरी भी दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मंडल थ्योरी को एकदम डिटेल में दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग है, तो यू शुड रीड। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर द केरला, वहां पे नियर अबाउट 10 जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं। केरला में मोस्टली कोस्टल ही एरिया है। तो केरला में हम लोग, अगर कोस्टल एरिया है तो वहां पे डेवलपमेंट भी जरूरी है एंड कंजर्वेशन भी जरूरी है। और उसी के लिए हमने लेके आया था कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल जोन ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो इसके अंडर में आता है। कोस्टल रेगुलेटरी जोन किस एक्ट के थ्रू आया था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसका नाम ही है, क्या नाम है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, अब कोस्टल एरिया है तो वहां पे सुरक्षा देने के लिए हमारे पास लॉ होना चाहिए, रूल होना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। कोस्टल एरिया में खासकर जो डिफरेंट टाइप के प्रजातियां रहती हैं, जो एम्फीबियंस होती है। एम्फीबियंस का मतलब पानी में भी रह ले और जमीन पे भी रह ले, जैसे कि क्या? टर्टवाइज, टर्टल, टर्टल दोनों जगह रह लेता है। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, और भी बहुत से होते हैं जो दोनों जगह पे। कई स्नैक्स होते हैं, वो पानी में भी रह लेते हैं और बाहर भी रह लेते हैं। तो एक तरीके से जो कोस्टल एरिया है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैनग्रूव जो होते हैं दैट दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। मैनग्रूव एक तरीके का जंगल होता है जो साल्टी वाटर में भी ग्रो हो जाता है। समंदर के किनारे जो वाटर होता है वो साल्टी वाटर होता है ना, और उसमें भी आप देखिएगा सॉल्ट जहाँ पे होता है जल्दी पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। लेकिन एक खास प्रजाति के जो पेड़ पौधे होते हैं उस ग्रूव को मैनग्रूव कहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, आप देखिएगा कोस्टल एरिया का जो सीन आता होगा तो मैनग्रूव का सीन आता होगा। हाँ, हाँ, मैनग्रूव, मैनग्रोव, ज्योग्राफी में ये होता है मैनग्रोव्स, ठीक है।
अब इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या लाया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन हम लेके आए थे। कोस्टल रेगुलेशन जोन रेगुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन। जैसे कोस्टल एरिया में कुछ रीजन ऐसे होंगे जो एकदम समंदर के किनारे होंगे, कुछ एरिया ऐसे होंगे जो समंदर से थोड़े आगे होंगे, 200 मीटर 400 मीटर और आगे होंगे, ठीक है। कुछ एरिया होंगे जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, कुछ एरिया है जहाँ पे गांव एरिया है, तो उसके अनुसार हमने अलग अलग जोन बना के रखा है। अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमने जो रेगुलेशन बनाया है उसका नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन। दिस कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट है, जैसे कोई एक्ट है वो आपको रूल्स बनाने का पावर दे देगा मुझे, मैं रूल्स बना दूंगा, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन देख देख के हम लोग पूरा कानून बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं। एक्ट में अगर ये दे दिया जाए, जैसे मानिए कोई एक्ट पुलिस के लिए बने और उस एक्ट में लिखा कि डीएसपी एक जगह का, एक सर्कल का जो ऑफिसर होगा डीएसपी होगा, फिर उस एक्ट में ही लिख दे कि उस थाने के अंदर में पुलिस लोगों के टाइमिंग जो होती है उसका रूल्स जो होगा वो डीएसपी बनाएगा। तो डीएसपी अलग से रूल बना सकता है, तो वो नोटिफिकेशन निकालेगा। एक्ट अलग है, डीएसपी कैसे बनेगा, कमिश्नर कैसे बनेंगे, वो एक्ट अलग है। उसी एक्ट में ये भी लिख दिया कि किसके कमिश्नर के पास क्या बनाने का रूल्स होगा, कितना पावर होगा, तो वो रूल्स बनाएगा। तो जो एक्ट है वो ओरिजिनल एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट में इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि रूल्स बना सकते हैं कुछ भी, अगर कोस्टल एरिया को कैसे रेगुलेट करना है, और उसी के अनुसार हमने बनाया है कोस्टल रेगुलेशन जोन। समझ में आया, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? एक्ट है, जो मेन एक्ट है इन्वायरमेंटल, हाँ वो हमने यूनियन को हमने पावर दे दिया है कि वो रेगुलेट करेगा अपने अनुसार। तो रेगुलेट आंख मूंद के तो करेगा नहीं, कुछ लिखा होना चाहिए ना पेपर पे, रूल बनाएगा ना। तो वो जो रूल बनाते हैं दैट इज द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। हाँ, इसी के अनुसार हमने ये बनाया, इसने पावर दिया ये बनाने के लिए, और उसी अनुसार हमने जो कोस्टल एरिया है उसको डिफरेंट एरिया में हमने बांट दिया है। उसको बांटा है हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, जोन 2, जोन 3। इसमें हमने अलग अलग तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया है और अलग अलग तरीके का हमने छूट दिया है कि ऐसे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोस्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यहां पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और जो रेगुलेशन नोटिफिकेशन है दैट इज द कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन वो अलग अलग एरिया को अलग अलग तरीके से मैनेज करता है, ठीक है। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन को जो डिवाइड करता है कि कहां पे क्या क्या अधिकार रहेगा, जैसे होता है ना, अब कोस्टल एरिया ये है, ये कोस्टल एरिया है, यहां तक पानी है, समंदर का पानी है। अब समंदर का पानी तो हमेशा सेम रहता नहीं है, मानिए ये कोस्टल एरिया का ये जमीन है, कभी समंदर का पानी यहां तक आ जाएगा, कभी दूसरे टाइम पे यहां तक भी आ जाता है, टाइड के अनुसार। टाइड पढ़ा है ज्योग्राफी में? ज्वार भाटा पढ़ा है? टाइड, टाइड क्यों आता है? टाइड का कॉन्सेप्ट बताऊं क्या है? ये अर्थ है, यहीं पे समंदर इसके ऊपर है समंदर है, पानी ही है, ठीक है। एक पतला सा लोहा का एक मैं गुब्बारे जैसे बना दूं, वो लोहे का है, ठीक है, और यहां पे खूब बड़ा चुम्बक लाके लगाऊं, इस पे क्या असर आएगा? खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये अर्थ है, उसके ऊपर समंदर है, पानी है, और यहाँ पे सन है, और यहाँ पे मून भी है। कभी मून यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, वो इसको रिवॉल्व कर रहा है। जब ये एक साथ आएंगे तो ये क्या करेगा? खींचेगा इसके वाटर को, ये मिलके खींचेंगे, तो वाटर खींचेगा। जो समंदर का है, समंदर अगर ऊपर जाएगा तो किनारा कम होएगा, क्योंकि पानी ही तो उला रहे हैं, पानी जो ऐसे था उसको ऐसे कर रहे हैं। अगर मानिए राइस, धान है,
वो फैला हुआ है और उसको उठा के इकट्ठा कर दें तो ये इधर से कम होगा, ये बढ़ेगा। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समंदर में भी ऐसे होएगा, जब सन एंड अर्थ दे विल बी एक तरफ आ जाए, सन मून और अर्थ फॉर एग्जाम्पल, ये कंडीशन आएगा। एक बार अलग अलग होंगे, आमने वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो तो अलग बात है कि रिवॉल्व इसलिए कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, वो अलग अलग रीजन है। लेकिन जब एक सामने आएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरफ लगेगा और जो टाइड आ जाएगा, टाइड आएगा ना, जब टाइड आएगा तो पानी का जो कोस्टल एरिया है आगे पीछे होएगा। तो जो कोस्टल एरिया में हम जैसे अगर रूल बनाऊं कि कोस्टल एरिया से 100 मीटर तक आप अपना घर नहीं बना सकते हैं और कोस्टल एरिया बदल रहा है, तो आपको कोई नियम बनाना पड़ेगा ना कि जब टाइड इस पे आए, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का जो जगह होगा वहां से मैं काउंट करूंगा, या हाई टाइड से काउंट करूंगा जब ये पानी अपने पीक पे आए। जैसे ये कोस्टल एरिया है और आप कहें कि एकदम ये जैसे ये कोस्टल एरिया है, आप कहें कि मैं जो काउंट करूंगा 100 मीटर, ये हाई टाइड पे आता है, हाई टाइड, और ये लो टाइड है। हाई टाइड लो टाइड समझ रहे हैं ना? जब दोनों एक तरफ होगा तो एक तरफ गुरुत्वाकर्षण लगेगा, ज्यादा होगा, फिर लो में क्या होगा, कम लगेगा, तो जो वाटर का लेवल होगा समंदर किनारे यहां चला आएगा। तो जो कोस्टल एरिया काउंट होगा दैट विल बी फ्रॉम द हाई टाइड, हाई टाइड लाइन से काउंट होगा। समझ में आ रहा है हाई टाइड का मतलब क्या हुआ? हाई टाइड का मतलब जब दोनों एक तरफ आ गए, सन एंड मून दोनों मिल के कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि मैक्सिमम आप ले रहे हैं, जब पानी का मैक्सिमम हो वहां से आप 500 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर जो भी है आप वहां से काउंट करेंगे। तो हाई टाइड एंड लो टाइड का मतलब समझ में आ रहा है? जब समंदर का लहर एकदम हाई टाइड पे हो और लो टाइड पे हो, पीछे हो, दोनों के बीच में आते जाते रहते होंगे, दिन में 2 बार ऐसा टाइम आता है कि जब हाई टाइड लो टाइड आए। हम्म हम्म यही मतलब जब एक तरफ से गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, जब गुरुत्वाकर्षण का फोर्स अलग अलग लग रहा है तो अलग अलग फोर्स लगेगा, ठीक है ना? आपको बस ये याद रखना है कि जो हम काउंट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, ठीक है? कोस्टल जोन जो डिवाइड हुआ है ना, उसका जो काउंटिंग करेंगे, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन में क्या किया है, अलाउ किया है कि अगर आपका कोस्टल एरिया से 100 मीटर दूर है तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, आप अपना रिजॉर्ट बना सकते हैं, आप अपना होटल बना सकते हैं। लेकिन बात हुआ कि कहाँ से काउंट करूंगा, तो जो काउंट करने का जो वो होगा वो फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो काउंटिंग होता है दैट इज फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। ये मैक्सिमम से ले रहे हैं, हाँ। हम्म हाँ, मैक्सिमम से ही लेंगे, फिर उससे आप 100 मीटर आगे से कीजिए, ठीक है? हाई टाइड, ये टाइड वाला एक बार और ज्योग्राफी के टीचर जब आएंगे तो आप लोग समझिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सन और मून है और अर्थ है वो एक प्लेन में नहीं है। अर्थ और मून दो दो प्लेन में, थोड़ा सा नीचे वो मूव करता है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत टाइम लगेगा अगर क्लास लिया जाए तो। ठीक है, लग रहा है आप लोगों ने समझा नहीं है सही से। अच्छा, ये टाइड वाला क्लास हो गया ना? टाइड पढ़ा है? अब यही नहीं पता है कि टाइट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या किया था, अभी छुट्टी थी तो। हुआ है ना, हुआ हुआ ही होगा, ये तो एकदम स्टार्टिंग में ही आ जाता है। अब हमने इसको डिफरेंट जोन में बांट बांट दिया है, डिफरेंट जोन में हमने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि विलेज एरिया होगा तो कितना तक कंस्ट्रक्शन देंगे, अर्बन एरिया है, डेंस एरिया है तो क्या क्या होगा। समझ में आ गया कोस्टल एरिया को कैसे रेगुलेट करते हैं? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कोस्टल एरिया को रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात करेंगे आप लोग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, और कितने जोन में बांटा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जोन जोन 1 2 3 है, और जोन 3 को भी ए एंड बी पार्ट में डिवाइड किया है।
Next important news is about the what are the major challenge faced by the Indian cities. तो इंडियन सिटीज, अभी इंडियन सिटीज की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 31 अक्टूबर जो था दैट वाज द वर्ल्ड सिटी डे था। तो पीसीएस में पूछता है कि वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है, तो इट वाज ऑन द 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर वर्ल्ड सिटी डे। अगर मैं पूछूं कि दुनिया में कितने परसेंटेज लोग गांव में रहते हैं और कितने परसेंटेज लोग अर्बन एरिया में, पूरे ग्लोबल लेवल पे कितना है, गेस कीजिए ऐसे ही, बोर्ड पे मत देखिए, ऐसे ही बताइए। शहरों में आप बताइए, ग्लोबल लेवल पे। आप सही बता रही हैं लेकिन आप इंडिया का बता रही हैं, ग्लोबल लेवल पे नहीं बता रही हैं। ग्लोबल लेवल पे कितना है? इंडिया वाला जो सोच के बताएगा वो गलत होएगा। दुनिया में मैक्सिमम लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और यहाँ पे दिया है इट इज अराउंड 57.5%, 57 पॉइंट, ओके। ठीक है ना, 4.7 बिलियन लोग रह रहे हैं। इंडिया में 35% के आसपास है। आप इंडिया का बता रही थी, 35 जो है वो इंडिया का है। अभी सेंसस हुआ नहीं है तो हमें पता नहीं है। ये भी जो डेटा है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड सिटी, कोई दूसरा वर्ल्ड बैंक शायद दिया है ये डेटा, नॉट इट इज फ्रॉम द, नॉट फ्रॉम द। इंडिया में भी लोग शहर में ही रहना पसंद करते हैं, पैसा नहीं है इसीलिए दिक्कत है। जो पैसा आता है लोग तुरंत भाग आते हैं। रेयर केस में, एक्सेप्शनल केस में लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। गांव में मजा आएगा अगर गांव में सर्विस दे दिया जाए तो। गांव में अगर सर्विस दे दिया जाए सब कुछ अच्छा तो गांव ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में फैसिलिटीज ज्यादा है तो मैक्सिमम लोगों का रहता है कि शहर में ही जाके वो। इस साल का यस वही है ना कि गांव का कुछ फायदे भी, कुछ जैसे पहाड़ों पे देख के तो अच्छा लगता है लेकिन आप जाइए रहने तब पता चलेगा आपका क्या। हम्म, यस दैट इज द केस। जो इस साल का थीम है वर्ल्ड सिटी डे का दैट इज द यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर्स कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर द अर्बन सस्टेनेबिलिटी। दिस इज द थीम फॉर द वर्ल्ड सिटी डेज। यूथ क्लाइमेट चेंजर्स, यूथ को कहा जाता है दे आर द क्लाइमेट चेंजर्स, दे आर द क्लाइमेट चेंज मेकर्स। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वे में कहा जाता है कि यूथ है वो अगर अच्छा वर्क करे तो क्लाइमेट का जो निगेटिव इंपैक्ट है उसको सुधार सकते हैं। कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर द अर्बन सस्टेनेबिलिटी, लोकल एक्शन से ही अर्बन सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। अब आगे यहाँ पे डिस्कशन इन्होंने कहा है कि इंडिया का हालत क्यों खराब है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ इंडिया की हालत खराब नहीं है, ग्लोबल साउथ जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे अर्बन एरियाज में हालत इस समय सही नहीं है। पहली बात कि अर्बनाइजेशन रैपिड है, हर आदमी को अर्बन एरिया में आना है तो जनसंख्या अर्बन एरिया का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो तो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। उनके गांव में भी जाइएगा तो उनको लगेगा कि आप लखनऊ का जो मेन है गोमती नगर, आप किसी यूएस के किसी छोटे से गांव में चले जाइए उतनी फैसिलिटी आपको गांव में भी दे वो मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप शहरों में भी जाके देखिए वो फैसिलिटी नहीं है, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे इंडिया का है रैपिड अर्बनाइजेशन है एंड साथ साथ हमने लोग आ तो जा रहे हैं शहरों में लेकिन उस तरीके से जितने तेजी से आ रहे हैं उस तरीके से हम अर्बन एरिया में जो सड़क बनवाने होते हैं, आपको सीवेज बनवाने होते हैं, आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट बनवाने होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स बनवाने होते हैं, आपके हाउसिंग बनवाने होते हैं, वो हम दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे इनएडिक्वेट, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब इन्होंने आगे बोला है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द इंडिया का और वेस्ट कंट्रीज का। तो वेस्ट कंट्रीज में क्या था, उन्होंने अर्बनाइजेशन किया, उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तुरंत उन्होंने 10 फैक्ट्री लगा दिया, लोग अर्बन एरिया में आ गए काम करने, तो प्रोडक्शन होने लगा, उनको इनकम भी मिला। अब प्रोडक्शन हो रहा है
तो वहां से वो अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवा देंगे, रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सीवेज, एवरीथिंग। लेकिन इंडिया में ये नहीं होता है। यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं, जॉब नहीं क्रिएट होता है। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगा, फैक्ट्री नहीं लगेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हम लोग देखते हैं। बिना जॉब पाए लोग यहाँ आके रहने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गलत चीजें बढ़ जाती हैं, क्राइम बढ़ जाएगा। वो आदमी जब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा चोरी यही सब करेगा। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। वहां पे हमने देखा है कि इकोनॉमिक जो ट्रांसफर है वो मास स्टेज पे हो जाता है। और इंडिया में जो है, एक तो वेस्टर्न कंट्रीज का ये है कि उन्होंने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। दूसरा ये भी कहा जाता है कि वो लोग हमसे लूट के भी तो ले गए, जब कॉलोनी थे तो लूट के ले गए। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो ब्रिटेन हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के गया। 1 ट्रिलियन में हम लोगों ने कितना करोड़ निकाला था, 10,000 करोड़ निकाला था शायद। 45,000 करोड़ हमसे लूट के ले गए थे वो कॉलोनियल पीरियड में, सोचिए। तो उनके पास एक तो ये भी सोर्स है। अब इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है, दैट इज लार्जली ड्रिवन बाय द पॉवर्टी ड्रिवन अर्बनाइजेशन। रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है, दैट इज नॉट हेल्दी। और वो हमने देखा है कि कोविड-19 टाइम में भी हमने देखा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था लोगों को घर जाने के लिए, ये सब चुनौतियां थी। वर्ल्ड बैंक का ही रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो 40% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इनटू द अर्बन एरियाज एंड 9,000 स्टैट्यूटरी सेंसस टाउन में वो रह रहे हैं। अभी बढ़ गया, पहले 35% था, अभी 40% हो गया। काफी तेजी से बढ़ा है, 30% पिछले सेंसस में था, अभी 35 था 2011 वाले में। और ये वर्ल्ड बैंक ने जो अभी रिपोर्ट दिया, क्योंकि हमारा सेंसस तो अभी आया नहीं है, हमारा तो 2021 में आना था, नहीं आया, तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि 40% के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। क्लियर हो रही है? और हमें उल्टा ही हो रहा है, हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे पहले आप मुंबई में देखिएगा, जो कपड़ा बनाने के मिल्स उल्स होते थे वो धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं, और हम वेस्टर्न इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, चाइनीज इंपोर्ट हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1980s के बाद से हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा है। तो ये भी एक बहुत ही एक निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि एक तो इंडस्ट्री लगा नहीं रहे हैं, और जो इंडस्ट्री है उसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। आप देखिएगा कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी कई चीनी मिलें कई बार बंद हो जाती हैं। आप नए लगते कम देखेंगे, बंद होते ज्यादा देखेंगे। तो ये भी कंडीशन है कि अब चीनी मिल में 3,000 4,000 लोग जो काम कर रहे हैं, जॉबलेस हो गए कि नहीं हो गए, तो वो कंडीशन दैट इज कॉमन। और इसीलिए यही रीजन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो हम सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों इतनी मारामारी? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। अगर इंडस्ट्री होती तो इतनी गवर्नमेंट जॉब की नीड नहीं होती जितना डेस्परेट हम लोग अभी के लिए करते हैं। ओके, अब इन्होंने दिया कि 40% अर्बन एरिया है, उस 40% में 40% जो स्लम एरिया में रहते हैं। मतलब 100 का 40% कितना हुआ? 100 का 40% 40 लोग हुए, और 40 का 40% 16 लोग हुए। तो 100 में अगर इंडिया में लोग रह रहे हैं तो 16 लोग स्लम में रह रहे हैं। आप स्लम की हालत देखते हैं कैसा, एकदम झुग्गी टाइप का होगा, अगल बगल आप नाली भी निकलने का नहीं होता है, कोई टॉयलेट नहीं, कोई सैनिटेशन नहीं सही से वहां पे, वही सीवेज का पानी सड़क पे रहता है। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, डिजीज और ये सब इश्यू आने लगता है। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर फेसिंग। क्लियर हो रहा है? जो इशू है इस पे क्वेश्चन हम लोग मेंस का करेंगे, एंड यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग। अर्बन एरिया में क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है? पोल्यूशन हो गया, और फ्लड देखते हैं, जब आता है अर्बन एरिया में बाढ़ लग जाता है, क्योंकि सही से हम घर जो हम ड्रेनेज होता है सही से नहीं, चोक हो जाता है, क्लीनिंग नहीं करवा पाते हैं, तो फ्लड। दूसरा हीट आइलैंड। व्हाट इज द हीट आइलैंड? हीट आइलैंड क्या होता है? अर्बन में हीट, अर्बन एरिया में हीट आइलैंड का क्या कॉन्सेप्ट है? ये मानिए अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया में मैक्सिमम क्या चीजें होती हैं? कंक्रीट होता है, बिल्डिंग्स कंक्रीट, नीचे भी सब आपके रोड्स और कंक्रीट ही होगा, पत्थर यही सब दिखेंगे आपको। अब
गर्मी के दिन में जब आप कभी मंदिर जाते हैं, दोपहर में कभी गया है, पैर जलता है बहुत तेजी से, भाग के आप जमीन पे जाते हैं जहाँ मिट्टी हो, होता है ना। अब अर्बन एरिया के चारों तरफ का एरिया मानिए मिट्टी है और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कंक्रीट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सन रेज आएगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बहुत तेजी से पत्थर गर्म होता है और ठंडा भी होता है, तो गर्म बहुत तेजी से होता है। तो आप देखिएगा अर्बन एरिया में अगर आप घुस रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर 32 है, और जो आप गांव से अर्बन एरिया में घुसे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, काफी डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में। दिस इज द अर्बन हीट लैंड, जो होता है ना चारों तरफ आपका ठंडा है और जो अर्बन एरिया है वो काफी गर्म है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग अर्बन हीट लैंड कहते हैं, हीट आइलैंड। समझ आ गया, अर्बन हीट आइलैंड। क्लियर हो रहा है ना, व्हाट इज द अर्बन हीट लाइन। रीजन सिंपल है कि ज्यादा लोग से मतलब नहीं है, कॉन्क्रीटाइजेशन से मतलब है, पत्थर ही पत्थर होगा। शहरों में आप मैक्सिमम देखेंगे बिल्डिंग होगा, गांव में तो घर है, उसके बाद बहुत जगह खाली होता है, पीछे खेत होता है, तो ये सब है। आप दिल्ली में चले जाइए किसी भी कॉलोनी में, आपको मिट्टी नहीं दिखेगी, मिट्टी के लिए अलग से वो लोग पार्क बनाते हैं, पार्क में भी इतना ज्यादा उन्होंने रोड बना के रखा है कि वो भी मिट्टी नहीं रोड हो जाता है, तो नाम मात्र का होता है, केवल आपको चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग मिलेगी, तो दैट इज द कंडीशन। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नेंस है अर्बन एरिया का वो भी बहुत बेकार है इंडिया में। हमने लोकल एरिया को गवर्नेंस करने के लिए अलग से हमने लॉ बनाया था, क्या नाम था लॉ का, लोकल बॉडीज के लिए हमने बनाया है 74th अमेंडमेंट एक्ट हमने किया था। 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने, कहीं होगा इसमें 74th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे है, हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था। हमने तीसरे लेवल पे भी पावर दे दिया था, एक यूनियन लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, फिर हमने कहा कि जो सिटी लेवल पे है वहां पे भी हम इलेक्शन कराएंगे, वहां के हम मेयर बनाएंगे, वहां के पार्षद बनवाएंगे, और उनके पास पावर होगा कि किस एरिया में वो बनवाना चाहते हैं, नाली बनवाना चाहते हैं, किस एरिया में रोड बनवाना चाहते हैं, किस एरिया में स्कूल बनवाना चाहते हैं, वो लोकल लेवल पे गवर्नेंस हो। तो हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, और 74th है वो अर्बन एरिया के लिए, और 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है वो पंचायती राज के लिए है, गांव के लिए है। ठीक है, तो लोकल गवर्नेंस के लिए हमने 2 अमेंडमेंट किया था, गांव के लिए 73rd और अर्बन एरिया के लिए 74th। ठीक है, और उसको करके हमने जो उनके फंक्शंस थे उसके लिए हमने सेपरेट शेड्यूल बनाया है। अर्बन एरिया के लिए जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल 2 12, नहीं पंचायती राज के लिए शेड्यूल 11 है, अर्बन एरिया के लिए 12 है, और पंचायती राज के लिए शेड्यूल 11 है। 11 12 आगे पीछे है। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 12th शेड्यूल, और पंचायती राज के लिए 11th शेड्यूल। ये जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है और लास्ट में शेड्यूल है, ये 12 शेड्यूल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये शेड्यूल है। यहाँ पे हम 11 शेड्यूल में आप जाइएगा तो जो फंक्शंस फॉर द पंचायत एंड रूरल एरिया, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या होगा चीजें, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, माइनर इरिगेशन है छोटे छोटे इरिगेशन उसके लिए क्या करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज, ये सब लिखा हुआ है कि पंचायती राज को क्या पावर होगा, उसके लिए हमने अलग शेड्यूल में लिखा है, और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए शेड्यूल 12 है ना। आर्टिकल 243W फॉर द अर्बन एरिया एंड 243Z फॉर द रूरल एरिया। शेड्यूल समझ में आता है ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है और अलग से हमने 12 शेड्यूल बना के रखे हैं। शेड्यूल में हमें कोई चीजें एक्सप्लेन करके बताना है तो उसको हमने शेड्यूल में लिखा है। दिस इज क्लियर। शेड्यूल 11 शेड्यूल 12 आगे पीछे है, पहले रूरल आएगा फिर उसके बाद अर्बन आएगा। 73 74 आगे पीछे है, पहले पंचायती राज आएगा बाद में अर्बन लोकल बॉडी जाएंगे।
समझ में आ रहा है हमने क्या किया है? हमने सोचा कि अब चीफ मिनिस्टर तो लखनऊ में रहेंगे, उनको थोड़ी पता है कि कुशीनगर में, देवरिया में, महाराजगंज में जो शहर है वहां पे क्या दिक्कत है। वहां के लिए हमें क्या लोकल बॉडीज चाहिए ना, जो वहीं पे रहता है वो डिसीजन लेगा ना। तो उसी के लिए हमने अर्बन एरिया के लिए, अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए एक अलग शेड्यूल बनाया, दैट इज द शेड्यूल 12। एंड पंचायती राज के लिए हमने शेड्यूल 11 बनाया, ठीक है, ताकि उसमें साफ साफ लिख दें कि लोकल एरिया पे जो जो नीड है उसके लिए हम क्या क्या देंगे। तो आज आप लोग घर जाके, आज मैंने ये भी पोस्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो सॉफ्ट कॉपी किया था एक बार, आज फिर से कर दूंगा। अगर फिर से आपको डाउनलोड करना है कर लीजिएगा, वहां पे 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल जाके ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, खोल के। सिंपल है, यहीं पे आप खोलेंगे तो बगल में ही दिखेगा। ये खोलिएगा, यहाँ पे बुक मार्क्स होता है, बुक मार्क में लास्ट में जाइएगा तो सारे शेड्यूल है, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। आज थोड़ा सा बस देखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हमने लॉ तो बना दिया, लेकिन लॉ के लिए पैसा भी तो देना पड़ेगा। सारा पैसा यूनियन और स्टेट को हमने दिया है। अब यूनियन और स्टेट जो लोकल लेवल पे है पैसा ही नहीं देते हैं, 0.5%। अगर 100 रुपए पैसा जो टोटल गवर्नमेंट के पास आती है उसमें से सिर्फ 50 पैसे, 100 रुपए में, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 पैसे जो होता है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर होता है एट द लेवल ऑफ द लोकल गवर्नेंस। आर यू गेटिंग ना? काम ज्यादा है लोकल लेवल पे लेकिन पैसे कम है। आप मदर को कह दीजिए कि सारा घर चलाना है और पिताजी पैसे नहीं दे एक भी, तो कैसे चलेगा? मदर से भी कह दे कि बच्चों का फी भी तुम ही दो, अब पैसे ही नहीं दे रहे, सारा पैसा शराब पी जा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा ना, ये दिक्कत है। तो यही दिक्कत यहाँ पे है कि लोकल ऑन द सिटीज लेवल दे आर नॉट गेटिंग द मनी। क्लियर? समझ में आ गया सिटीज का क्या इश्यू है, गवर्नेंस में क्या इश्यू है। पहले हमने स्टार्ट किया कि सिटीज का पॉपुलेशन क्या है। क्यों हमने स्टार्ट किया? क्योंकि 31 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड सिटी डे मनाया, ठीक है। तो सिटीज का इश्यू है और सबसे ज्यादा सिटी का जो इश्यू है वो डेवलपिंग कंट्री में और इंडिया में है। और इंडिया में क्यों है? क्योंकि लोग शहरों में तो आ रहे हैं लेकिन शहरों में उनके लिए जॉब नहीं है, और इतने ज्यादा पॉपुलेशन में आ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, घर रहने को नहीं है तो स्लम एरिया में रह रहे हैं। अब स्लम एरिया में रहेंगे तो फिर कई तरीके की दिक्कत होती है, डिजीज बढ़ जाता है क्योंकि उनका लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं है, जॉब नहीं मिलेगा तो क्राइम में लोग चले आते हैं, तो क्राइम भी बढ़ता है। ये सब चीजों को लेके बहुत से इश्यूज हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इसके लिए गवर्नमेंट या हमने लॉ क्या बनाया है, तो लॉ के लिए हमने लोकल गवर्नेंस बनाया। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन लोकल गवर्नेंस को हम लोग पैसा ही नहीं दे रहे, ये दिक्कत है। ओवरऑल एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्लियरिटी है? कोई अर्बन एरिया पे लिखना हो 250 वर्ड तो लिख सकते हैं ना? क्लियर? आज क्वेश्चन दूंगा, कल सबको सबमिट करना है इस पे। मैंने इसका पूरा आंसर टाइप का बता भी दिया है कि किस तरीके से लिखना है, एक बार आप लोग जाके ये रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है कि साइबर जो क्राइम हो रहा है, और अभी हमने बोला कौन सा अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट। तो ये इश्यू है कि एक सेम ए ऐप, आपको लगेगा कि वो ऐप एकदम ओरिजिनल है लेकिन उसमें वायरस होगा, और जो आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपके पे कंट्रोल करेगा। तो ये इस आर्टिकल में यही ये कह रहे हैं कि जो गूगल एप्स है, जो डिफरेंट एप्स हैं, उनको भी तो चेक करना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, और उसके बाद ऊपर से ही इनको ब्लॉक कर देना चाहिए। ये सब इश्यू है, इसलिए है, ठीक है। इन्होंने नीचे डेटा दे रखा है कि इंडिया में जो है अप्रोक्सीमेटली जो आम जनता है वो 2023 में आम जनता, हम और आप जैसे लोग 15,000 करोड़ रुपए लॉस हुआ है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि ग्लोबल लेवल पे जो है वो 1,25,000 करोड़ के आसपास लोगों ने गवाया है ग्लोबल लेवल पे। दिस इज द कंडीशन। इंडिया में जो एजेंसीज की देख रेख कर रहे हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो इस पे रिसर्च करते हैं, इस पे गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इंडिया ग्लोबल लेवल पे 5वां नंबर पे है जहां पे हमने ब्रीच ऑफ द अकाउंट, ब्रीच ऑफ अकाउंट, ब्रीच ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि आपका ईमेल आईडी है, आपका कोई बैंक अकाउंट है, कोई और उसको तोड़ के खोल ले, होता है ना, हैक कर दे, कोड तोड़ ले, तो उसको ब्रीच कहते हैं। इंडिया 5वें नंबर पे है। कितने लोगों का ब्रीच हुआ? 5.3 मिलियन। मिलियन है तो लाख में बदलेंगे कितना होगा? लाख में क्या करूंगा, 5.3 है,
इतना आसान बन रहा है, 10 से गुणा कर दूंगा तो 53 लाख। मिलियन को लाख में बदलना है तो 10 से गुणा कीजिए, और करोड़ में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कीजिए, सिंपल है इतना। ये तो क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाए तो वो सीख लेंगे 2-3 बार में। डिजिटल अरेस्ट, उसमें है आपका अकाउंट तोड़ के करना, इसमें है कि आप ही को वो फोन करेगा और आप ही को बताएगा कि आपके बेटे का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, एकदम वीडियो कॉल से बताएगा। फिर आप हड़बड़ा के तुरंत 10,000 रुपए देंगे, आपका पूरा वो इन्फॉर्मेशन पहले से इकट्ठा कर लेगा। अच्छा, आपका लड़का लखनऊ में हाँ, और आप बात करेंगे, आपको ऐसे बोले, पहले से इंफॉर्मेशन निकाले भी रहते कि आप डर जाएंगे। हाँ, मेरा बेटा तो लखनऊ में ही है, अच्छा इस कॉलेज में है, आईआईटी में है, अच्छा हाँ कल वहां गया था, सही कह रहा है, तुरंत लग रहा है बहुत जरूरी है, उसे हार्ट अटैक आया, 20,000 तुरंत भेजना चाहिए। आम जनता भेज देता है, लो 20,000। बाद में पता चलता है कि दोबारा बेटे के पास फोन किया, अरे मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मेरा तो सब कुछ ठीक है, तो शौक होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो यू हैव टू डू द क्रॉस चेकिंग, ठीक है ना। ये अक्सर होता है। अब मेरे कई रिलेटिव्स के साथ ये हुआ है, उनके पे कॉल आए, उन्होंने पैसे दिए कि हाँ ऐसा आया, वो रो के पैसे मांगे, और तुरंत एक दो मतलब तुरंत कहेंगे कि 5,000, 8,000, 10,000 आप ट्रांसफर कीजिए। दिस इज द केस। हाँ, ये सब में छोटा अमाउंट होगा, बड़ा अमाउंट भी करते हैं। जैसे जब आपको, आप जैसे उनको पता चल गया कि ये कोई बड़ा ऑफिसर है, करप्शन करता है, उसको वो कॉल करेंगे, तब उससे बड़ा अमाउंट लेंगे, उसका तो पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं, 80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेके गया। आदित्य L1 से हमने काफी कुछ रिपोर्ट लिया है, हमने काफी कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है। व्हाट इज द आदित्य L1? व्हाट इज दिस? आदित्य L1 इज द इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन, ठीक है, इंडिया में ये है। और नासा कौन सा है, नासा का कौन सा प्रोजेक्ट इस समय? सोहो, सोहो, नासा का सोहो है ना इस समय जो चक्कर लगा रहा है, सोहो, सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी। नासा का जो है वो सोहो है, इंडिया का आदित्य L1 है, जो सन का स्टडी कर रहे हैं। सन का क्यों स्टडी हम लोग कर रहे हैं? सन का क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं? व्हाट, सन से हम लोगों को क्या जानना है? सन से हमें ये जानना है कि वहां का जो रेज आ रहा है कैसे आ रहा है, उसका क्या हार्म इफेक्ट है, ठीक है, कैसे उसके रेज में चेंज होते हैं, होता है ना। ओके, आप देखिएगा कि सन से जो रेज आते हैं वो कई बार टकराते हैं, और अरोरा का फिनोमिना होता है, जो हमारे दोनों पोल्स हैं, साउथ पोल्स एंड द नॉर्थ पोल्स, एक बहुत सुंदर सा लाल हरा हरा पीला आकाश में दिखेगा, ये सब पिक्चर आप लोग देखते हैं, वो अरोरा के कारण आता है। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस जो हमारा नीचे साउथ में है, और बोरियोलिसिस जो है वो हमारा नॉर्थ में है, जो आर्कटिक के पास होता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां से सन से हमारा जो हीट निकलता है, जो रेडिएशन निकलता है, वो एक जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, गैस होता है, चार्ज पार्टिकल होगा, और वो बहुत गर्म होगा, उसको प्लाज्मा कहते हैं। जैसे है ना, गैस में ही चार्ज पार्टिकल हो सकता है, आपस में दो टकरा रहे हैं, दो आयंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मानिए खूब तेजी से टकराए, टकरा के टूट गए, तो आयंस निकलेगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के बाहर निकलेगा, प्रोटॉन निकल के, प्रोटॉन तो नहीं, वो तो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा। ऐसे कंडीशन में आयन बनेगा। अगर सन से आ रहा है तो बहुत ज्यादा हीटेड होगा, ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे, अलग होंगे ना। ये लोहा अगर ठंडा है तो अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, गर्म होगा तो अलग होगा ना। लोहा ऐसे ठंडा लगेगा, ऐसा आपको मारा जा सकता है हिट, लेकिन गर्म है, लाल लाल है, तो फिर आपको जलेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक बदल गया। तो प्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग होता है, वही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है। कई बार हमारा जो मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, सोलर एनर्जी जो वहां से आती है, रेडिएशन जो वहां पे चेंज होता रहता है, 11 साल में बहुत ज्यादा सोलर इम्पैक्ट का एक साइकिल होता है, ठीक है। प्लाज्मा की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती रहती है। तो ये जितने भी हम मिशन भेज रहे हैं, हम यही भेज रहे हैं कि कब ज्यादा होता है, कम गलत कम होता है,
उसी अनुसार हम अपना टेक्नोलॉजी बनाए। जैसे हम अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम देखेंगे किस सर्कल पे वो ज्यादा होता है, किस सर्कल पे कम होता है। क्लियर हो रहा है क्या हम पर? प्लाज्मा, आयंस, उनके जो सोलर डिफरेंट टाइप ऑफ द रेडिएशन होते हैं, उस सब का हम स्टडी कर रहे हैं, कैसे निकलता है, क्यों टेम्परेचर वेरी करता है, ये सब हम स्टडी कर रहे हैं। जो वहां पे इंस्ट्रूमेंट है, 4 इंस्ट्रूमेंट मेन है L1 में। पहला इंस्ट्रूमेंट है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये क्या पढ़ रहा है? दिस इज स्टडिंग द सोलर कोरोना। कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना एक लेयर्स है, सन के ऊपर एक लेयर्स है जिसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, वो कोरोना है। अभी तक हमें पता नहीं है कि क्यों इतना हाई है। नॉर्मली हमें लगता है कि जो कोर होगा वहां पे होगा, जैसे सन है, सन का मानी ये कोर है, ये उसका ऊपर वाला स्फीयर है और ये तीसरा स्फीयर है। ये कोरोना, ये सबसे ज्यादा गर्म है, इसकी तुलना में ये ठंडा है। कोर गर्म होना चाहिए ना, आप अर्थ में जाएंगे तो अर्थ का कोर सबसे गर्म है, लेकिन सन का कोर से ज्यादा ये कोरोना गर्म है। उसी को पढ़ने के लिए हम विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ भेजे हैं, वो कोरोना का स्टडी कर रहा है कि क्यों गर्म है। हमें नहीं पता है। कई लोग ये कहते हैं यहाँ रेडिएशन निकलता है और सारा जो रेडिएशन है, जो पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे अपना रेडिएशन रिलीज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब नहीं पता है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी हमने भेजा है, ठीक है। वहां से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, जो हमारा ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर इसी को रोकता है ना। अल्ट्रावायलेट अगर रेज आ जाए तो हमारा स्किन डिजीज होगा, ओजोन लेयर से हम रोक लेते हैं, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं कि कल को ओजोन लेयर चला गया तो अल्ट्रावायलेट जो हमारा रेज है उसको कैसे कम करें, उसका भी हम स्टडी कर रहे हैं। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य। प्लाज्मा समझ गए ना, प्लाज्मा क्या है? आयंस है, आयंस का टेम्परेचर बहुत हाई है, आयंस इनटू द गैसियस फॉर्म। क्लियर? एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये एक्सरेज का जो वेवलेंथ है उसको स्टडी करेंगे। दीज आर द थिंग दे हैव ऑलरेडी विद द आदित्य L1 मिशन। ये पीसीएस में पूछ सकता है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जो हम भेजे हैं। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। इंडिया इसको करा रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ये किस चीज को शो करता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया एक्ट पॉलिसीज मेनली है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हम क्लोज रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस लिए है? साउथ ईस्ट के जो नेशन है, जैसे फिलीपींस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, हमारा म्यांमार हुआ, मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, ये जितने भी कंट्रीज हैं वो उनके पास ज्यादा पोटेंशियल है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, उनका मार्केट अच्छा हो रहा है, वहाँ के लोग अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे हैं। तो हम वहाँ मार्केट बनाना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। मार्केट बनाएंगे तो हम अपना प्रोडक्ट जाके बेचेंगे, अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो चाइना जो मिसयूज करता है वो हमारा रिलेशन उनके साथ होगा। तो अपना जो मानिए उनको कुछ डिफेंस का खरीदना है वो हमसे खरीदेंगे चाइना की तुलना में। जैसे वियतनाम को अभी हम लोगों ने ब्रह्मोस बेचा है, तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है ना। अगर आपका किसी से रिलेशन बन रहा है और आप कुछ उनसे बेच के कुछ आपका फायदा हो रहा है और उनको भी फायदा हो रहा है आपसे, कि उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों का विन विन सिचुएशन है ना। तीसरा फायदा उठा रहा था इसके पहले, चाइना उसमें बहुत डोमिनेटिंग था, इंडिया का रोल हो जाएगा तो इंडिया भी बैलेंस कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? उन्हीं से रिलेशन अच्छा करने के लिए हमने एक प्रॉपर पॉलिसी बनाया है, उस पॉलिसी का नाम है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्लियर? अगर ये आया इंडिया एक्ट पॉलिसी किससे है, तो ईस्टर्न कंट्री, साउथ ईस्ट में कौन कौन है? म्यांमार से शुरू हो जाएगा ईस्ट और जापान तक जाएगा। इन्हीं एरियाज में जितने भी कंट्रीज हैं, एक बार मैप में घर पे जाके देखिएगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर आई विल कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।